हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको CUCT 2020 के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी 60 के आगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, 60 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। In agarose gel electrophoresis, DNA sample migrate towards अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डीएनए सैंपल है उसमें माइग्रेट कहाँ की तरफ करेगा? कैथोड, बी एनोड, सी नॉट मूव या डी नन ऑफ द अबव। तो देखो, जो आपका अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा उसमें डीएनए जो है, डीएनए कैसा होता है? डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है और ये मूव करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो कैथोड कहाँ मूव करेगा? यानी कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी एनोड। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 62। Phagocytosis is a concept. A. Phagosomes are united to form big vacuole. B. Cell division process of phagocyte. C. Development of stage of bacteriophage. या D. A mechanism used to remove foreign pathogen and cell debris. तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी जो हम फॉरेन पैथोजन और सेल डेब्रीज को रिमूव करते हैं वो एंगल्फ हो जाएगा उसका। वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जो फॉरेन पैथोजन या डेब्रीज या वेस्ट होता है उसको एंगल्फ कर लेगा, सॉल्यूबल फॉर्म में बना लेता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 63। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। देखो, विटामिन डी एंड कैल्शियम की वजह से भी होता है। एक इसका सोर्स होता है कैल्शियम। यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में आपको कैल्शियम नहीं मिल रहा है, देखो अब हर आदमी को, हर पर्सन के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें उनके सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन उनको मिलने चाहिए। लेकिन अगर उसमें से में कम ही हो जाती है किसी न्यूट्रिएंट्स की तो हमें डिफरेंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। इसी तरीके से यदि कैल्शियम और स्पेसिफिकली जो विटामिन डी की कमी होगी उससे रिकेट्स होता है। रिकेट्स आपने पहले भी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि जिसमें हम क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम हो जाती है और बच्चा मतलब फैटिक कंडीशन होती है उसकी, पुअर ग्रोथ होती है, बोन्स की ग्रोथ रुक जाती है एकदम। Then come to question number 64. Which of the following stimulate the synthesis of milk protein? A. Luteinizing hormone, B. Prolactin hormone, C. beta growth hormone या D. FSH। तो इसमें होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा वो क्या करेगा? मिल्क की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 65। The portion of Drosophila body plan that will produce wing is called talson, B thorax, C abdomen या D thorax। तो इसका होगा D thorax। जो thorax होगा वो ये विंग प्रोड्यूस करेगा और उसको सपोर्ट भी देता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? D। 66। ए फेज दैट डिस्ट्रॉय होस्ट सेल इज कॉल्ड, यानी वो फेज बताओ जो डिस्ट्रॉय करती है होस्ट सेल को। ये सब आपने उसमें पढ़ा होगा वायरस वाले चैप्टर में। ए वायरुलेंट फेज, बी टेम्परेट फेज, सी प्रोफेज या डी लाइसोजेनिक। तो ए होगी वायरुलेंट फेज। ठीक है, ये जो लाइटिक जिसे हम बोल सकते हैं ये उसको बोलते हैं। और टेम्परेट होती है लाइसोजेनिक, वो किल नहीं करती, उसमें किल नहीं होता, साइकिल चलती है। लेकिन वायरुलेंट जिसे हम लाइटिक साइकिल भी बोलते हैं उसमें होस्ट सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 67। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर नोन एज ए ट्रांजिएंट इन्फेक्शन, बी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सी नॉसकॉमिकल इन्फेक्शन, डी कॉन्टेगिनस इन्फेक्शन। तो इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 68। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक? देखो आप एम्पिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन ये सब दोनों तीनों, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब एंटीबायोटिक होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। एंटीबायोटिक्स तो सबको ही पता होगा, तो तीनों ही एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 65। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शन सर्व टू अटैच COVID-19 टू ह्यूमन होस्ट आर कॉल्ड ए स्पाइक्स, बी हुक्स, सी पिलाई या टेल फाइबर।
जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो अटैच होने में हेल्प करते हैं होस्ट को। किस जो ग्लाइकोप्रोटीन्स में वो जो वायरस में अटैच होने में हेल्प करते हैं होस्ट में, वो किस पे अटैच होते हैं, कहाँ अटैच होने के लिए वो प्रोजेक्शंस छोड़ना है, वो होता है ए स्पाइक्स। क्वेश्चन 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन गिव्स अ इम्यून रेस्पॉन्स? IgG, IgM, IgA, IgE। जो IgM होगा ये प्राइमरी है होगा, ये सबसे पहले बनेगा, उसके बाद ये रेस्पॉन्स भी देगा और ये सबसे पहले बनेगा भी, तो वो होगा IgM। चारों में से ये प्राइमरी होगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी IgM। 71, द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसको रिकॉग्नाइज करती हैं? बीटा सेल, बी एंटीजन, सी एपिटॉप या डी ऑल ऑफ द अबव। एपिटॉप एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है। डिटेल में तो मैं आपको उसको मैं बाद में बताऊंगी जब इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन आप यही याद रखिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एपिटॉप को ही वो करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो रिएक्टिवेशन? ए फोटोलाइगेज, ए होगा फोटोलाइगेज, बी फोटोलाइज या सी एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस तो वो साइट होती है, एपी साइट या न्यूक्लियस साइट। इसका होगा बी डीएनए फोटोलाइज। ये जो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम होगा इसमें दो सब यूनिट्स थी, एक तो FADH और MTHF, ये लाइट के प्रेजेंस में और इस एंजाइम में हेल्प कर रहे थे, तो उसकी जो डीएनए का डायमर बन रहा था उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी डीएनए फोटोलाइज। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैजुअल रेस्पॉन्स टू गिवन फ्लू? कौन सा फ्लू को रेस्पॉन्स देता है? ए H1N1 वायरस, बी प्लाज्मीडियम फैल्सीपेरियम, सी सैल्मोनेला टाइफी या डी एन कोविड-19। तो इसका होगा H1N1 वायरस। ठीक है, आज तक के लिए इतने बहुत है, आप इनको पढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।